स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस क्लास में। तो बच्चों देखिएगा, पहली बात तो आप सभी को पता है कि सर्दियां प्रारंभ हो गई हैं, तो आप अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यदि हमारी तबीयत ही सही नहीं होगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। और चूंकि एग्जाम का समय आ चुका है, अब इन एग्जाम के समय में यदि हमारी तबीयत अच्छे ढंग से कार्य नहीं करेगी तो फिर हमें पढ़ाइयों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेन फोकस अपनी तबीयत पर ध्यान दें, ऊटपटांग चीजें ना खाएं और सर्दी में गर्म कपड़ों का उपयोग जरूर करें, जिससे आप ठंड से बचे रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे इस टॉपिक में, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। हम पढ़ रहे थे और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चों मानव में लैंगिक जनन के बारे में, और इसे जीवों में जनन वाले चैप्टर का यह लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। यहां से 2024 में राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम फिर से शुरुआत करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वापस किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो देखना बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मानवों में लैंगिक जनन। और पहली बात तो मानवों में लैंगिक जनन होता क्या है, हम ये जानते हैं कि नर और मादा युग्मक जो होता है मिलकर क्या बनाता है बच्चों, युग्मनज का निर्माण करता है। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाता है, युग्मनज, अर्थात जाइगोट का क्या करता है, निर्माण। और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जंतु मानवों में लैंगिक जनन कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि नर और मादा युग्मक मिलकर के क्या करते हैं, युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहते हैं। किसमें बात करें, मानव में। यही बात मैंने आपको जब मैं लैंगिक जनन पढ़ाया था तब भी कही थी, दोनों में परिभाषा सेम ही है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर बच्चों नर जनन तंत्र की। अब देखो, कोई भी जो जनन तंत्र है, उस जनन तंत्र में सामान्यतः दो प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। एक तो बच्चों आपको पाया जाता है प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा आपका पाया जाता है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो आपके किसी भी जनन तंत्र में सामान्यतः बहुत छोटी सी कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। एक हो गया आपका प्राथमिक और एक कौन सा हो गया आपका द्वितीयक। अब क्या है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग, देखिएगा मैंने परिभाषा में आपसे कहा था कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज का जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यानी कि वह अंग जो क्या करेगा, आपके नर युग्मक का निर्माण करेगा, ऐसे ही जो क्या करेगा, मादा युग्मक का निर्माण करेगा, वह क्या कहलाएगा बच्चों, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाएगा। तो पुरुषों में सामान्य जो युग्मकों का निर्माण होता है वह होता है आपके वृषण अर्थात टेस्टिस में। इसलिए इस वृषण या टेस्टिस जो होता है, इसे ही सामान्य क्या कहा जाता है, नरों में या नर जननांग का क्या है, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसके बाद जितने भी भागों से, चाहे वो आपका क्या हो शुक्राणु, चाहे वो आपका क्या हो शुक्रवाहिनी, या क्या हो आपका शिश्न, और क्या हो आपका अधिवसन, ये सभी बच्चे कुछ जो विभाग हैं वे किसमें आते हैं बच्चों, आपके द्वितीयक लैंगिक अंग में आते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग पूछ सकता है आपसे कि क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, वृषण, और ये क्या है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में यानी नर जनन तंत्र के नामांकित चित्र के बारे में और इसके विभिन्न भागों के बारे में बात करेंगे, नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह बना हुआ है आपके सामने नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, और यह पिछली बार 2024 में राजस्थान बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। वहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए थे अथवा में, एक तो था नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और एक था आपका मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मैं बात करता हूं उसके पहले भाग के बारे में, और वह पहला भाग क्या है आपका वृषण। तो हम जान चुके हैं कि वृषण जो होता है वह नर में क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, और मनुष्यों में सॉरी नर में पाए जाने वाला प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, वृषण। होते कितने हैं, यह
एक जोड़ी, या आप कह सकते हैं कि संख्या में कितने पाए जाते हैं बच्चों, 2 पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि वृषण जो है, इसे आप जानते हैं, वृषण जो होता है वह मनुष्य की उदर गुहा के बाहर, किसके बाहर बच्चों, उदर गुहा के बाहर कहां पाया जा रहा है, वृषण कोश में पाया जा रहा है। तो हमारे जो वृषण होते हैं वह उदर गुहा के बाहर कहां पाए जाते हैं, आपके वृषण कोश में पाए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल तो आपके सामने यही पैदा हो गया कि सर वृषण जो होता है वह वृषण कोश के सॉरी उदर गुहा के बाहर क्यों पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है आपसे कि क्या कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो समझना बच्चों, हम बात करते हैं क्यों पाए जाते हैं। क्या होता है कि हमारी जो उदर गुहा है, उस उदर गुहा का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी का तापमान कितना होता है, और उतना जितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो मनुष्य की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर इस वृषण के निर्माण के लिए क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। यानी कि मैं एक बात कहूं तो उस तापमान में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है कि हमारे उदर गुहा के बाहर इस वृषण कोश का जो तापमान होता है वह 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बच्चों, कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने के कारण इस वृषण कोश में क्या हो सकता है, शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है। यही कारण है कि यह जो वृषण होते हैं वह हमारी उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप यह कहेंगे कि वृषण हमारे उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि हमारी उदर गुहा का तापमान शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक तापमान से 2 से 3 सेंटीग्रेड बहुत अधिक होता है, और इनके निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह हमारे शरीर के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। अब मैं बात करूं आगे, तो वृषण में क्या होता है बच्चों, वृषण में पाई जाती है सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब क्या होता है, यदि मैं इसका नॉर्मल हिंदी नाम लिखूं तो इसे कहा जाता है शुक्र जनन नलिका। तो हमारे जो वृषण है, इन वृषणों में पाई जाती है सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, जहां जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, शुक्र जनन नलिका कहा जाता है। इन शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होता है, इनमें होता है शुक्राणुओं का निर्माण। तो आपकी जो शुक्र जनन नलिका है, इस शुक्र जनन नलिका में तो क्या होगा बच्चों, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब इनको क्या हो गया, शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, तो इसे शुक्र जनन नलिका के अंदर ही मैंने आपने कहा किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। अब वृषण के अंतर्गत 2 और कोशिकाएं सटोनी सेल्स, एक तो कौन सी पाई जाती है बच्चों, आपको आपके वृषण के अंतर्गत कोशिका पाई जा रही कौन सी, सटोनी सेल्स। यह सटोनी सेल्स जो होती हैं वह इन शुक्राणुओं को क्या करती हैं, पोषण देने का कार्य करती है। तो शुक्राणुओं को पोषण कहां से मिलेगा, सटोनी सेल्स के माध्यम से मिलेगा। और एक और है जिसका नाम क्या होता है, लेडिंग सेल्स। ये लेडिंग सेल्स जो होती हैं आपकी, ये लेडिंग सेल्स क्या करती हैं, यह लिंग हार्मोन जो आप पढ़ चुके हैं, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती हैं, स्रावन करती हैं। कौन सी सेल्स, लेडिंग सेल्स। और यह सटोनी सेल्स जो हैं वह क्या कर रही हैं, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए क्या दे रही हैं, पोषण दे रही हैं। और निर्माण कहां हो रहा है, शुक्राणुओं का शुक्र जनन नलिका में हो रहा है। अब होगा क्या, यह तो हुआ आपका क्या वृषण, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, इतना ही आपके लिए क्या होगा, पर्याप्त है। तो आपने पढ़ा कि वृषण जो है वो क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है नरों में, जो एक जोड़ी पाए जाते हैं, या संख्या में कितने पाए जाते हैं, 2। अब कहां होते हैं, उधर गुहा के बाहर कहां पाए जा रहे हैं, आपके वृषण कोश में। क्या पाई जाती है, इसमें सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा रही है, जिसे सामान्यतः शुक्र जनन नलिका कहते हैं, जिसमें होता है शुक्राणु का निर्माण। और इस वृषण में पाई जाने वाली सटोनी सेल्स क्या दे रही है, शुक्राणुओं को पोषण। और लेडिंग सेल्स क्या कर रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं, जिसे आप जानते हैं यही क्या है, पुरुषों में किशोर अवस्था में
दिखाई देने वाले जो लक्षण हैं उन लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है आपका? टेस्टोस्टेरोन। तो आपसे पूछ सकता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वह उसके कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि पुरुषों में लिंग हार्मोन का नाम बताइए, तो कौन सा हो गया? टेस्टोस्टेरोन। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्यों के बारे में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। अब हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्यों के बारे में। पहला कार्य तो क्या है कि यह हार्मोन जो है आपका वह क्या करता है बच्चों? शुक्राणु उत्पादन का क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा भी गया है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। पहला कार्य तो हो गया आपका शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, और दूसरा कार्य हो गया, आप जानते हैं, किशोर अवस्था या यौवन अवस्था जो होती है, उस यौवन अवस्था में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं उन परिवर्तनों का कारण क्या है? आपका यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है। अब क्या हुआ बच्चों कि आपके जो शुक्राणु हैं, यह शुक्राणु कहां जाएंगे? यह शुक्राणु आगे वृषण से होते हुए, वृषण से कौन जुड़ा हुआ है हम देख पा रहे हैं, कौन है? आपकी शुक्रवाहिनी। यह शुक्रवाहिनी इन शुक्राणुओं को कहां लेकर के जाएगी? आपके आगे शुक्राशय तक लेकर के जाएगी। और अब होता क्या है कि शुक्राशय जो है वह एक द्रव निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है बच्चों? तरल। शुक्राशय क्या निकाल रहा है? एक तरल। और यह तरल क्या कर रहा है समझ जाइएगा। इस तरल के कार्य क्या है? दो। एक तो यह इन्हें तरल माध्यम प्रदान करवा रहा है, शुक्राणुओं को चलने के लिए क्या दे रहा है? तरल माध्यम दे रहा है। कौन? शुक्राशय से स्रावित द्रव। और यह शुक्राणु को क्या कर रहा है? यहां पर पोषण देने का भी क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। कहां से निकला हुआ तरल? आपके शुक्राशय से निकला हुआ जो तरल है, द्रव है, यह द्रव आपको क्या कर रहा है? शुक्राणुओं के चलने के लिए तरल माध्यम दे रहा है, और क्या दे रहा है? पोषण दे रहा है। अब यहीं पर है हम देख पा रहे हैं कि एक ग्रंथि और है। इस ग्रंथि का नाम क्या है? आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। यह प्रोस्टेट ग्रंथि भी क्या निकाल रही है? एक तरल निकाल रही है। तो मैं आपसे ये कहूं कि शुक्राशय के द्वारा स्रावित तरल प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित तरल और कौन? आपका शुक्राणु। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रोस्टेट ग्रंथि प्लस शुक्राशय द्वारा स्रावित तरल, और यदि इसमें क्या मिल जाए बच्चों? शुक्राणु मिल जाए, तो यह पुरुष जनन द्रव्य या पुरुष जनन द्रव, जिसे हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? वीर्य का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो क्या है बच्चों? वीर्य। वीर्य जो है वह प्रोस्टेट ग्रंथि प्लस आपका शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित तरल और शुक्राणुओं को, इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं बच्चों? आपके वीर्य यानी कि सीमन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आगे आप जानते हैं क्या होगा कि यह जो वीर्य है, जब कोश की क्रिया होगी, मैथुन की क्रिया होगी, यानी जनन की क्रिया होगी, तो उस मैथुन की क्रिया के समय हमारा श्वसन जो होता है, यानी पेनिस जो होता है, इस श्वसन के द्वारा इसे माता की केस में वजाइना यानी कि योनि में क्या करवा दिया जाएगा? प्रवेश करवा दिया जाएगा। तो श्वसन के द्वारा इस वीर्य का और जो हमारा क्या होता है? मूत्र, इन दोनों का ही त्याग होता है। तो याद रखना, मनुष्य में कॉमन क्या है? ये निकास द्वार है जो मूत्र भी निकालता है और क्या करता है? आपका यह मैथुन की क्रिया के समय वीर्य भी निकालता है। तो हमारे में जो मेन इंपॉर्टेंट भाग था वो क्या था बच्चों? शुक्र, सॉरी, आपने नरजनन तंत्र में जो मुख्य भाग पढ़ा है वो कौन है? वृषण। वही इंपॉर्टेंट भाग भी है हमारे इस नरजनन तंत्र का, और वो दिया भी हुआ है हमारी बुक में अच्छे ढंग से। और ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि उधर गुहा के बाहर क्यों है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है, कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है नरजनन तंत्र में, टेस्टोस्टेरोन, और उस हार्मोन के कार्य क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए वीर्य क्या है। ये सभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं, मैं यदि बात करूं थोड़ी सी श्वसन के बारे में, वैसे तो आप जानते हैं कैसी संरचना है, एक मासल संरचना है,
यानी मांस से बनी हुई क्या है, एक संरचना है। कौन? श्वसन, जो क्या कर रही है, हमारे मूत्र और वीर्य दोनों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक मेन मार्ग प्रदान कर रही है। बस इसका कार्य यही है। आप इसे प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं कह सकते। हम जब पढ़ते हैं तो बहुत बारे दिमाग में हमारे आता है कि पेनिस जो है पुरुषों का, वही क्या होगा, प्राथमिक लैंगिक अंग होगा, लेकिन नहीं। हम केवल जनन की क्रिया के दौरान करना क्या चाहता है, जीव संतान की उत्पत्ति करना चाहता है, और संतान की उत्पत्ति बच्चों बिना युग्मक के द्वारा नहीं हो सकती। अगर संतान की उत्पत्ति बिना युग्मक के द्वारा नहीं हो सकती, तो हम जानते हैं कि वही भाग प्राथमिक लैंगिक अंग में आना चाहिए जो इस युग्मक का क्या कर रहा होगा, निर्माण कर रहा होगा, और उसका कार्य, और वो कौन सा भाग था आपका, वृषण। आप श्वसन में तो आप जानते हैं कि युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता ही नहीं, इसलिए आप इसे प्राथमिक लैंगिक अंग में अब तक जो आपके दिमाग में चलता रहा होगा उसे अब आप भूल जाइएगा। श्वसन आपका प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं है। समझ लीजिए कि एक मासल संरचना है जो हमारे शरीर से मूत्र और वीर्य को बाहर निकालने के लिए क्या करती है, कार्य करता है। इतना ही हमारे है, हमें इतना ही यहाँ पर पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। टॉपिक है मादा जनन तंत्र। क्या है? वही जैसे हमने अभी पढ़ा था नर जनन तंत्र में, ठीक उसी प्रकार से यहां भी यदि मैं आपसे बात करूं किसके बारे में, प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक लैंगिक अंग? कौन है आपका? अंडाशय। और क्यों है आपका यह अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग? क्योंकि हम जानते हैं कि मादा में जो सामान्यतः किसका निर्माण हो रहा है, आपके इन अंडाणुओं का जो निर्माण हो रहा है, वह अंडाणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है बच्चों? वह हो रहा है आपके इस अंडाशय में। इसलिए सामान्यतः हम क्या कहते हैं, इसे ही प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यह भी क्या है, अंडाशय, और यह भी क्या है, अंडाशय। यानी कि जैसे पुरुषों में एक जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से महिलाओं में भी अंडाशय की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। आप डायग्राम यहां भी देख पा रहे हैं और आगे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि अंडाशय जो है वे कितने हैं आपके, एक जोड़ी, या टोटल बात करूं तो कितना, 2। कंफ्यूज ना होइएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे खाली जगह ब्लैंकेट में देकर के कि मादा में कितने जोड़ी खाली जगह अंडाशय पाए जाते हैं, तो एक जोड़ी। हम इस चीज में बहुत बार गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सरल आता है तो सरल क्वेश्चन आते ही हमें ये लगता है कि बहुत आसान है और हम इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जहां पर सरल क्वेश्चन आ गया वहीं पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्रयास किया करो कि सरल क्वेश्चन को एक बार या 2 बार अच्छे से पढ़ो और तब जाकर के आप उसे क्या करें, हल करें। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे आपसे। तो बच्चों अंडाशय के बारे में यदि बात करी जाए तो क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिएगा संतान का जन्म हुआ और होने वाली जो संतान है वह कौन है, आपकी लड़की है, तो लड़की के जन्म के समय ही उसमें क्या पाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंड पाए जाते हैं। यानी कि उसमें अपरिपक्व क्या पाए जा रहे हैं, अंडाणु पाए जा रहे हैं। कब? जब बच्ची का क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही यौवना अवस्था आती है इन अंडाणुओं का क्या होने लगता है, परिपक्वन होने लगता है। और जब अंडाणु का क्या होगा, परिपक्वन होगा, तो लड़की जो होती है वह अपनी संतान उत्पत्ति के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। उसका रीजन क्या है, अंडाणु का परिपक्व होना। अब हम बात करते हैं आगे। तो मैं यदि बात करूं आपका जो यह अंडाशय है वह पहली बात तो सामान्य 2 हार्मोनों का क्या करता है बच्चों, स्रावन करता है। और वह 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया आपका एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैंने देखा हुआ था। देखिए जब भी मैं कहता हूं ना क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये लगा लिया करें कि वह या तो वार्षिक एग्जाम में पूछा गया होगा, या अर्धवार्षिक हाफ ईयरली में पूछा गया होगा, या आपके एनुअल एग्जाम में पूछ लिया गया होगा, या हो सकता है कि आपके जो मॉडल पेपर गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं उन मॉडल पेपरों में भी वह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप केवल ये ना समझें कि केवल मैं एनुअल एग्जाम्स की ही बात कर रहा हूं, मैं जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं और क्वेश्चन यही है हमारे पास। यदि आप ढंग से देखेंगे, आपने कभी यदि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को बुक से पढ़ा होगा, तो मैं 10th क्लास की बुक की बात कर रहा हूं,
तो आप वहां पर पाओगे कि मेनली क्वेश्चन है ही यही कि कितने जोड़ी अंडाशय पाए जा रहे हैं, एक जोड़ी पाए जा रहे हैं, कौन से हार्मोनों को निकाला जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, मेन काम तो यही है। और यही आपसे लगातार क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, यहाँ पर आपसे डायग्राम पूछ लिया जाता है। तो नंबर लाना बहुत टफेस्ट काम नहीं है हमारे लिए, लेकिन बस समस्या ये होती है कि हम ये पहचान नहीं पाते कि आखिर क्वेश्चन जो है कहां से पुटअप हो रहा है। और इसी के लिए आपके साथ कौन होता है, टीचर होता है। तो इसलिए टीचर के साथ पूछने में उसके सामने कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि दो हार्मोन हैं, और पहला हार्मोन हो गया बच्चों एस्ट्रोजन, और दूसरा कौन हो गया, प्रोजेस्टेरोन। अब मैं यहीं पर आपको इस एस्ट्रोजन के दो कार्य और बता देता हूं। एक बार क्वेश्चन आया था कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम और उसके दो कार्य लिखिए। तो आप जानते थे वो पहला कार्य तो कॉमन है, और वह कॉमन कार्य क्या था जो आपने देखा पुरुषों में, क्या कि लैंगिक परिपक्वता लाना, यानी कि यौवनावस्था में आने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार था। ठीक इसी प्रकार से यह एस्ट्रोजन जो है वह भी यौवन अवस्था में आने वाले जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों के लिए क्या है, उत्तरदायी है। और इसका जो दूसरा कार्य है वह है आपका जो महिलाओं में मासिक चक्र आता है, इस मासिक चक्र का बच्चों नियमन करने का काम भी कौन करता है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है। तो मासिक चक्र का नियमन भी यही कर रहा है, और यौवन अवस्था में परिवर्तन आने का रीजन भी कौन है, आपका यही है। अब यह तो हो गया आपका प्राथमिक लैंगिक अंग। इसके अलावा जो बच रहे हैं यह कौन है, आपकी अंडवाहिनी, जिसे आप सामान्यतः क्या बोल सकते हैं, डिंब वाहिनी भी कहते हैं आप इसे, और हम इसे नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो किसी भी नाम से आप बोल सकते हो फैलोपियन ट्यूब। तो यह अंडवाहिनी जो है, और यह आपका यहां से आ जाएगा यूट्रस, यानी कि आपका हो गया ये गर्भाशय। और यह जो गर्भाशय है, आगे आप जान रहे हैं कि क्या संरचना बन जाएगी, यहां से आपका वेजाइना, यानी कि वेजिना अर्थात योनि क्या हो जाएगी, प्रारंभ। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो बचे कुछ भाग हैं, ये सभी भाग, और आपका अंडाणु भी जो है, यह अंडाणु भी क्या हो गया, आपका द्वितीयक लैंगिक अंग हो गया। अब जैसे क्या हुआ कि आपने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ा, प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय है, एक जोड़ी पाए जाते हैं, कितने हार्मोनों का स्राव हो रहा है, दो हार्मोनों का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसका कार्य क्या है, यौवनावस्था में परिवर्तन और मासिक चक्र का नियमन। प्रोजेस्टेरोन सामान्यतः महिलाओं में गर्भ धारण के लिए सहायता करता है, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है, आपका महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनमें गर्भ धारण के लिए क्या है, उत्तरदायी हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरोन। अब मैंने कहा कि जैसे अंड क्या हुआ, परिपक्व हुआ, तो प्रत्येक महीने क्या होता है बच्चों, एक अंड का क्या होता है, निर्मोचन होता है। मतलब एक परिपक्व अंड प्रत्येक महीने इस अंडाशय से निकल करके कहा जाएगा, आपकी इस अंडवाहिनी में आ जाएगा। अब एक बात और याद रखना कि दोनों अंडाशयों में कभी भी एक साथ अंडाणु का निर्माण नहीं होता, यानी परिपक्व नहीं होता। यदि पहले महीने में यहां हो रहा है तो दूसरे महीने में कौन से अंडाशय में होगा, इस महीने इसे अंडाशय में होगा। या यदि पहले में यहां से प्रारंभ हुआ तो दूसरे में महीने में कहां से होगा, यहां से। अब इन अंडाणुओं के ऊपर एक स्टेप थोड़ा सा आवरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्राफियन पुटिका। और अंडाणु क्या करता है कि जब परिपक्व होता है उस ग्राफियन पुटिका को तोड़ करके या इससे बाहर निकल करके कहां आ जाते हैं, इस अंडवाहिनी में आ जाते हैं। अंडाणुओं के अंडाशय से बाहर निकल करके अंडवाहिनी में आने की ये जो प्रक्रिया है वह कहलाती है बच्चों ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग। तो अंडाणुओं की यहां पर अंडवाहिनी में आने की प्रक्रिया हो गई है आपकी अंडोत्सर्ग कहलाती है। अब क्या होगा, अब सुनिएगा कि जब क्या होगा, मैथुन की क्रिया होगी। किसी क्रिया होगी बच्चों, मैथुन। उस मैथुन की क्रिया के समय होगा ये कि जो पुरुष के जो क्या है शुक्राणु हैं, यह पुरुष के शुक्राणु आपके माता की योनि मार्ग से कहां पहुंच जाते हैं, इसे माता जननांग यानी कि ऊपर की ओर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। कौन से मार्ग से, योनि वाले मार्ग से। जब जनन की प्रक्रिया होगी तो यह मां शुक्राणु माता के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, और होगा क्या कि आपकी इस अंडवाहिनी में जो परिपक्व अंड आए हैं, इन परिपक्व अंडों से
यह शुक्राणु बच्चों मिलेगा और मिलकर के किसकी प्रक्रिया होगी, आपकी निषेचन की। तो यानी कि आप ये समझे कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वह कहां होती है, आपकी फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या आपकी डिंब वाहिनी में होती है। डिंब वाहिनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंडाणु को सामान्य हम डिंब भी कह देते हैं, इसलिए इसका नाम डिंब वाहिनी पड़ा। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां हो रही है, आपकी निषेचन की प्रक्रिया होती है आपकी अंडवाहिनी में। याद कीजिए जब मैंने आपको पुष्प के बारे में अध्ययन करवाया था तो मैंने आपसे वहां पर कहा था कि जो परागकण आ रहे हैं कहां पर, आपके बीजांड के अंदर जो क्या पाया जा रहा है, मादा युग्मक पाया जा रहा है। तो आपने पाया था कि बीजांड कहां पाया जा रहा है, अंडाशय में। और हमने पुष्प के बारे में जब बात की थी तो अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया पड़ी थी। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वह आपकी अंडवाहिनी में हो रही है। इसलिए याद रखिएगा, या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्यों में यानी मादा जननांग का वह भाग जहां निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वह कौन सा बच्चों, आपकी फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी। लेकिन यदि मान लीजिएगा आपसे कुछ कहे ही ना तो आपसे पुष्प कहे और ना ही आपसे ये नर की बात, सॉरी मानवों की बात करे, तो आपको फिर लिखना उत्तर यही है, कौन सा, आपका फैलोपियन ट्यूब। वैसे तो होगा कि देगा आपको नाम लिख करके कि महिलाओं में पूछ रहा है या फिर पुष्प में पूछ रहा है, फिर भी यदि ना दे तो फिर आपको उत्तर अंडवाहिनी आप मान के चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम नॉर्मल वे में किसकी बात करते हैं, मानव की ही बात करते हैं। अब जैसे क्या हुआ बच्चों, निषेचन हुआ तो हम जानते हैं कि निषेचन से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसका नाम क्या हुआ, आपका युग्मनज, यानी ये बन गया आपका क्या, जाइगोट। निषेचन से क्या बना, आपका युग्मनज बना। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही क्या हुआ युग्मनज बना, इस युग्मनज में क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा और कोशिकाओं के विभाजन से स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम क्या है, भ्रूण। अब मैं यदि बात करूं आगे होगा क्या कि ये जो भ्रूण है वह क्या हो जाएगा, यह गर्भाशय है, यानी जिसे हमने क्या कहा था, यूट्रस है। इस यूट्रस में इस गर्भाशय भ्रूण को क्या कर दिया जाएगा, रोपित कर दिया जाएगा। अब पहली बात तो मैं आपसे यदि बात करूं गर्भाशय है क्या, आप देख रहे हैं कि अंडवाहिनियां जो है वह आगे सक्रिय होकर के यानी दोनों संयुक्त होकर के एक थैलीनुमा संरचना का क्या कर रही है, निर्माण, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है बच्चों, गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय कहते हैं। अब होगा क्या कि यह जो गर्भाशय का ऊपर जो वाला जो भाग है जो चौड़ा होता है वह ऊपरी ओर होता है और जो सकरा भाग होता है वो कहां होता है, नीचे होता है। और ये गर्भाशय सक्रिय होकर के आगे योनि में जाकर के क्या होती है, खुलती है। तो मैं यदि गर्भाशय के कार्य की बात करूं तो आपने ये पाया कि यहां पर क्या हो रहा है, भ्रूण का रोपण हुआ और भ्रूण का रोपण होने के बाद इसका जो विकास है, भ्रूण का विकास भी कहां पर होता है, आपके गर्भाशय में होता है। तो यहां से पूछा जा सकता है कि गर्भाशय में भ्रूण का भ्रूण का रोपण कहां होता है, तो गर्भाशय में, और उसका विकास भी कहां होता है, गर्भाशय में। अब यदि मैं बात करूं बच्चों कि जैसे ही भ्रूण किसमें आया, गर्भाशय में आया, भ्रूण के गर्भाशय में आते ही क्या होगा कि माता और जो क्या है शिशु है यानी भ्रूण है, उस भ्रूण के मध्य में एक अस्थायी संयोजक, एक आपका अस्थायी संयोजक होती है और उस अस्थायी संयोजक का जो नाम है उसे बोला जाता है बच्चों प्लेसेंटा या अप्रानाल। तो ये प्लेसेंटा या जो अप्रानाल है, इस अप्रानाल ये क्या एक अस्थायी संयोजक है माता और शिशु के मध्य। ये माता और शिशु के मध्य यह अस्थायी संयोजक क्या करता है, पहली बात तो मैं यदि बात करूं तो यह प्लेसेंटा और अप्रानाल जो होती है वह होती है तस्तिनुमा संरचना। यह तस्तिनुमा संरचना है जो माता के गर्भाशय में धसी रहती है। अब यह तस्तिनुमा संरचना जो माता के गर्भाशय में धसी हुई है, यह प्लेसेंटा जिसे हम अप्रानाल भी कहते हैं, नॉर्मली कर क्या रहा है, इसके कार्य जो है वो कार्य है दो। पहला कार्य तो क्या है, यह बच्चे को पोषण व ऑक्सीजन देने का कार्य कौन करता है आपको, किसके द्वारा प्राप्त होता है बच्चों को पोषण, इस प्लेसेंटा या अप्रानाल के द्वारा ही होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता की गर्भावस्था में उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि इस प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु को पोषण प्राप्त हो रहा है। दूसरा आप ये भी देखा होगा कि नॉर्मल वे में
बहुत बार जब हम घर पे वार्तालाप करते हैं तो घर वालों के द्वारा आपने सुना होगा कि बच्चों तुम्हारा जो नाल है या तुम्हारा जो नार है वो घर के इस कोने में गड़ी हुई है। जिस घर वाले जिस नाल की बात करें वो अपरा नाल ही है, जहां पर हम केवल अपरा की जगह केवल नाल ही नाल शब्द का उपयोग करते हैं। या आपने अपने घरों में किसी नवजात बच्चे को देखा होगा जिसका जन्म हुआ होगा और आप जब बड़े होंगे तो आपने पाया होगा घर वाले हॉस्पिटल से एक मटके में किसी चीज पदार्थ को लेकर के आते हैं और उसे जमीन में गड्ढा करके गाड़ा जाता है। तो वो क्या है बच्चों, वो प्लेसेंटा है, क्या है, अपरा नाल है, क्योंकि हमारे समाज में ये परंपराएं हैं इसलिए उसे सामान्यतः गाड़ा जा रहा है। नवजात शिशुओं की नाभि पर आपने क्या देखा होगा, कुछ ना कुछ चिन्ह सा भी देखा होगा। जब बच्चा आपके घरों में आता है तो आप पूछते भी होंगे जब बहुत छोटे होंगे जिज्ञासावश कि मम्मी या पापा इसके नाभि में क्या लगा हुआ है, तब वो आपसे कहते होंगे बच्चों नाल का क्या है टुकड़ा, और ये धीरे धीरे अपने आप हट जाएगा और फिर उसकी नाभि वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, वो पदार्थ वहां से हट जाएगा। तो जिस पदार्थ की वहां बात की जा रही थी, जिस भाग की बात की जा रही थी, वो भाग क्या था आपका प्लेसेंटा या अपरा नाल ही था। तो पहला कार्य तो हो गया इसका पोषण और ऑक्सीजन देना। दूसरा क्या होता है, जो आपका भ्रूण होगा उस भ्रूण के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों का जो निपटान है, इन अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कौन करता है बच्चों, आपका यह प्लेसेंटा या अपरा नाल ही करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे सामान्यतः पूछी जा सकती हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है और इस प्लेसेंटा के कार्य क्या हैं। अब हम बात करते हैं आगे, और आपका जो अगला भाग है वह है योनि, जिसे हम वेजिना भी कहते हैं। और क्या है वेजिना, कि यह जो आपकी वेजिना है यह मलाशय और जो आपका मूत्राशय होता है, महिलाओं में मलाशय और जो मूत्राशय है उसके मध्य में लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है, एक लंबी नाल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, योनि कहते हैं। और ये योनि कर क्या रही है, यह योनि मैथुन की क्रिया के समय सामान्यतः वीर्य के धारण करने का भी कार्य करती है। और प्रसव, जब संतान की उत्पत्ति होती है तो संतान की उत्पत्ति के समय भी प्रसव का मार्ग भी कौन प्रदान करती है, आपकी योनि ही करती है। अब इस योनि में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, एक बात और याद रख लीजिएगा कि इसमें पाया जाता है एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। और यह लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है, यह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु योनि के माध्यम को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है। तो योनि का माध्यम जो अम्लीय पाया जा रहा है वह इसमें पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा पाया जा रहा है। तो आपने गर्भाशय के बारे में पढ़ लिया, आपने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा, ये सभी आपके क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका यह मादा जननांग जो है, मादा जनन तंत्र जो है वह समाप्त होता है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट भाग थे वो सभी इंपॉर्टेंट आपके, एक तो अंडाशय आपने पढ़ा कि अंडाशय में क्या होता है, फिर आपने पढ़ा अंडवाहिनी के बारे में पढ़ लिया, फिर आपने इन्हें गर्भाशय प्लेसेंटा के बारे में भी पढ़ा और आपने योनि के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आगे मासिक धर्म के बारे में। तो चलिए, हमारा टॉपिक है मासिक धर्म। तो समझना बच्चों क्या होता है मासिक धर्म, कि हम जानते हैं कि प्रत्येक महीने क्या करता है आपका यह जो अंडाशय है, यह अंडाशय क्या कर रहा है, एक परिपक्व अंड का निर्मोचन कर रहा है। अब जब अंड परिपक्व हुआ तो वो कहां आ गए, आपके इस अंडवाहिनी में आ गए। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने देखा होगा कि सामान्यतः जब हमारे घरों में कोई नया रिश्तेदार आता है तो उस रिश्तेदार के आने के लिए हम पहले से ही तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। घर के बेड पर नई चादर बिछाएंगे, पिलो कवर लगा देंगे, जो अच्छे बर्तन होते हैं नए बर्तनों को निकाला जाएगा। ये सभी क्रियाएं आपने देखी होंगी हमारे घरों में। ठीक इसी प्रकार से बच्चों क्या हो रहा है कि जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे इस गर्भाशय में क्या आएगा, इस गर्भाशय, ये कौन है, माता का गर्भाशय। इस माता के गर्भाशय में भ्रूण का क्या होगा, रोपण होगा, क्योंकि वो अंडाणु क्या हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। तो यह क्या, ये प्रोसेस ऐसी है, इस प्रोसेस में गर्भाशय जो होता है अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है। किसके लिए, हम जानते हैं कि अंडाणु क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है। यदि मान लीजिएगा मैथुन की क्रिया होती है तो मैथुन की क्रिया के समय शुक्राणु माता के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे
और क्या होगा, निषेचन होगा, जिस निषेचन से हम जानते हैं क्या बनता है, युग्मनज। और यह युग्मनज में लगातार कोशिकाओं के विभाजन होने से भ्रूण का निर्माण होगा। और यह भ्रूण जब माता के गर्भाशय में रोपित किया जाएगा तो उस भ्रूण के पोषण क्या है, जरूरी है कि भ्रूण को क्या मिलना चाहिए, पोषण भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए गर्भाशय क्या करता है बच्चों, अपने आप को तैयार करता है। तो जैसे ही क्या हुआ, माता के पास एक जो प्रत्येक महीने एक अंडाशय जो होता है वह परिपक्व अंड का निर्मोचन करता है। जब यह परिपक्व अंड का निर्मोचन करता है तो होने वाले भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय भी क्या करता है, तैयारी करता है। और क्या तैयारी करता है, यह इसकी जो आंतरिक भित्ति है, यह बच्चों आंतरिक भित्ति कैसी हो जाती है, मासल हो जाती है। और कैसी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। और ये मासल स्पॉन्जी क्यों हो रही है, क्योंकि शिशु का क्या चाहिए, पोषण। तो शिशु के पोषण के लिए इसका मासल और स्पॉन्जी होना क्या है, आवश्यक है। अब गर्भाशय भी क्या करता है, मास, इसकी आंतरिक भित्ति मासल और स्पॉन्जी हो जाती है। लेकिन जब क्या नहीं होता, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, तो चूंकि अंडाणु का जो जीवन काल है वो मात्र केवल 1 दिन का है, तो यह जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती तो इस गर्भाशय की आंतरिक भित्ति का भी क्या नहीं होता, कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए क्या होता है कि गर्भाशय की यह आंतरिक जो भित्ति है या आंतरिक जो स्तर है वह क्या होता है, टूटने लगता है। तो यह आंतरिक जो भित्ति है वह म्यूकस और रुधिर के साथ माता की योनि के द्वारा क्या निकाल दिए जाते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति म्यूकस और रुधिर के साथ माता की योनि से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे ही हम सामान्यतः क्या बोलते हैं बच्चों, मासिक धर्म, रजोधर्म, रजोचक्र, ऋतुस्राव, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब नॉर्मली कहा जाता है कि प्रत्येक 28 दिन के बाद महिलाओं में यह मासिक धर्म क्या होता है बच्चों, रिपीट होता है। 28 से 30 दिन की जो अवधि होती है, तो 28 से 30 दिन की अवधि में यह जो मासिक धर्म लगातार महिलाओं में क्या होता लगता है, रिपीट हो जाता है। और इसकी यदि मैं एक बार जब मासिक धर्म आया तो कितने दिन तक बना रहेगा, तो भाई नॉर्मली मिनिमम कम से कम 9 और मैक्सिमम 8 दिन तक बना हो सकता है। कहीं कहीं 3 से 5 भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी किताब के अनुसार 2 से क्या लिखा हुआ है, 8 दिन। तो वैसे तो आता है 28 दिन में लगातार क्या होता रहता है, इसका हर महीने रिपीटेशन होता है। लेकिन जब एक बार मासिक धर्म आया तो उसके बाद लगातार 2 से मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 8 दिन तक क्या हो सकती है, यह म्यूकस और रुधिर और आंतरिक भित्ति के निकलने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम बच्चों पढ़ चुके हैं किसके बारे में, मासिक चक्र या ऋतुस्राव के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि जैसे ही क्या हुआ, महिलाओं में किशोरावस्था प्रारंभ हुई, तो स्त्रियों में या फिर लड़कियों में जैसे ही क्या होती है, यौवनावस्था प्रारंभ होती है, तो उनमें पहली बार क्या दिखाई देता है, मासिक धर्म दिखाई देता है। तो महिलाओं में पहली बार मासिक धर्म का आना ही क्या कहलाता है बच्चों, आपका कहलाता है रजो दर्शन। तो आपसे पूछ सकता है कि रजो दर्शन क्या है, तो पहली बार मासिक धर्म का आना रजो दर्शन कहलाता है। और यदि मैं बात करूं इसमें एक और है क्या, रजो निवृत्ति। और क्या होती है रजो निवृत्ति, कि महिलाओं में लगभग 45 से 50 साल की उम्र के बाद, तो सिंपल सी कहानी है, आखिरकार मासिक धर्म आ क्यों रहा है कि अंडाणु बन रहे, अंडाणु बनेंगे तभी तो गर्भाशय क्या करेगा, अपने आप को तैयार करेगा। यदि अंडाणु ही नहीं बनेंगे तो गर्भाशय की तैयारी भी नहीं होगी। तो 45 से 50 साल की उम्र में क्या होता है कि अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है। जब अंडाणु का निर्माण बंद हो जाएगा तो महिलाओं में मासिक धर्म भी रुक जाता है, जिसे सामान्यतः रजो निवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है रोग नर और महिलाओं में। आपने जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिया, अब हमें लैंगिक संचरित रोगों के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे गर्भ निरोधन की विधियों के बारे में। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक। हम बात करते हैं लैंगिक संचरित रोगों के बारे में। तो हमारे में 2 प्रकार के रोग दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आपको जीवाणु जनित रोग और यदि वो है वायरस जनित रोग।
इसे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन भी यही था कि 2 जीवाणु रहित रोगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हो गए बच्चों? एक तो हो गया आपका गोनेरिया और दूसरा कौन सा हो गया आपका सिफिलिस। ये तो फैलते हैं जीवाणु के द्वारा। और दूसरा हो गया आपका वायरस जनित रोग, इसमें आता है आपका एक तो मस्सा और एक कौन सा आ गया बच्चों आपको HIV एड्स। मेनली रोग कौन सा है आपका एड्स, फैलता किससे है? HIV के वायरस के द्वारा। अब मैं बात करता हूं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक क्या है? गर्भरोधन की विधियां। पहली बात तो गर्भरोधन की विधियां पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए गर्भरोधन क्या होता है। तो देखिएगा, आप सब लोग जानते हैं वे दंपत्ति या वे कपल्स जो क्या नहीं चाहते, समय से पहले संतान नहीं चाहते, या फिर जिनके क्या हो चुके संतान हो चुके हैं और वो अब आगे और संतान नहीं चाहते, तो वह गर्भधारण को रोकने के लिए क्या करते हैं? गर्भरोधन के लिए कुछ तरीके उपयोग में लाते हैं जिससे आगे संतान क्या ना हो, प्राप्त ना हो, या मेनली शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन को रोका जा सके। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि गर्भरोधन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। मैं आपके सामने यहाँ पर 4 विधियां आपको बता रहा हूं। पहली विधि कौन सी है? आपका यांत्रिक अवरोधक, यानी कुछ ऐसी सामग्रियां हैं, वस्तु हैं जिनका उपयोग करके सामान्यतः शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। और सब पहला क्या है? नर शिश्न को ढकने वाले कंडोम। वैसे तो कंडोम जो होता है वह माता यानी कि मादा और पुरुष दोनों के लिए ही आते हैं, लेकिन चूंकि सामान्यतः मैथुन की क्रिया के समय नर के द्वारा सामान्यतः इनका ज्यादा उपयोग किया जाता है, अतः यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ नर शिश्न को ढकने वाले कंडोम। और दूसरा कौन है इसमें? सर्वाइवल कैप, जो माता की योनि के द्वारा धारण की जाती है। अब यदि मैं बात करूं बच्चों दूसरे अवरोधक की, तो दूसरा अवरोधक क्या है आपका? रासायनिक। और जब भी रसायनों के नाम आते हैं, केमिकल्स की हम बात करते हैं, तो इस केमिकल्स में क्या आती हैं? आपकी दवाइयां आती हैं। अगला अवरोधक क्या है? IUCD, यानी कि इसकी पूरी फॉर्म होती है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। और ये क्या होती हैं? जैसे मान लीजिएगा यह सामान्य माता के गर्भाशय में रोपित की जाती है। यह माता का क्या है? गर्भाशय है। यहां पर कॉपर टी आकार की क्या होगी? एक स्ट्रक्चर आती है, उसको इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है? माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। अब शुक्राणु आएंगे तो सही, परंतु वह बीच में अवरोधक होने के कारण अंडाणु तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं सामान्यतः? ये किसमें आता है? IUCD यानी इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं, जिसमें आता है कॉपर टी या लूप। और चौथी है बच्चों विधि आपकी शल्य चिकित्सा। इसमें पहली क्या आती है? नसबंदी। अब देखो इसमें आपको याद ये रखना है कि कौन सी तो महिलाओं में पाई जाती है और कौन सी पुरुषों में पाई जाती है। तो सामान्य जो शुक्रवाहिनी है, याद करने का मैं आपको सीधा सा तरीका बता रहा हूं। शुक्रवाहिनी आप दोनों में से एक याद रख लीजिए। जैसे आपने याद कीजिए, आपने अंडवाहिनी को नाम क्या दिया था? फैलोपियन ट्यूब। क्या दिया था? फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब आ रहा है तो इसमें भी क्या आ रहा है? ट्यूब। तो ट्यूब से मिलेगा ट्यूब, क्या बन गया? ट्यूबेक्टोमी, है ना। तो यह सामान्य किस्म होगी महिलाओं में। और होता क्या है यहाँ पर कि अंडवाहिनी जो होती है, उस अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके क्या कर दिया जाएगा? उसमें अंडाणुओं के निषेचन को रोका जाता है, यानी अंडवाहिनी के मार्ग को क्या कर दिया जाएगा? अवरुद्ध कर दिया जाएगा, जिससे क्या ना हो, ये अंडवाहिनी आपके इसके मार्ग को क्या कर देंगे? अपन अवरुद्ध कर देंगे, जिससे अंडाणु शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक पहुंच ही ना पाए। तो ये किसमें पाई जाती है बच्चों? महिलाओं में होती है। और नसबंदी जब मैंने लिख दिया तो ऑटोमेटिक आप पढ़ चुके हैं, आपने ऐसे बहुत बार पढ़ा होगा आपातकाल के बारे में, उसमें नसबंदी करवाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये जो नसबंदी है इस वैसेक्टोमी कहते हैं। और क्यों कह रहे हैं वैसेक्टोमी? क्योंकि सामान्यतः शुक्रवाहिनी को वैस डिफरेंस कहते हैं। और वैस डिफरेंस यानी कि वैस यानी क्या? आपकी शुक्रवाहिनी। तो यहां पर जो शुक्रवाहिनी होती है पुरुष की, तो शुक्रवाहिनी के मार्ग को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं की गति को रोका जाता है। कहां तक? अंडाणुओं के जाने तक। तो यह तो पाई जाएगी मेल्स में, यह पाई जाएगी किसमें? फीमेल में। तो याद रखना नसबंदी जिसे बोलते हैं वैसेक्टोमी, इसमें तो शुक्रवाहिनी के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, और इसमें किसके मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है? आपके अंडवाहिनी के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैं आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, और आपके प्रत्येक एक एक बात दिमाग में
सबको यही होगी कि किस प्रकार से कहां से हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से नहीं पूछे जा रहे। इस वीडियो में आपका यह टॉपिक समाप्त होता है और हमारा जंतुओं में जनन वाला चैप्टर भी अब समाप्त होता है। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।